नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होने वाली है। श्रीनगर में कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और श्रीनगर में वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2.5 महीने के कामकाज को लोगों के सामने जो है वो रखा जाएगा। अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से, कल श्रीनगर में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2.5 महीने के कामकाज को लोगों के सामने रखा जाएगा उमर अब्दुल्ला की तरफ से, और साथ ही साथ अवामी वफूद से भी वो मुलाकात करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला कल श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो खिताब करेंगे और ICC श्रीनगर की बात करेंगे। वहां पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल की जाएगी, लोगों से खिताब किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा जानकारी सामने आ रही है जो अवामी वफूद है उनसे भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो मुलाकात है वो की जाएगी। इस मौके पर वो अपनी हुकूमत के तहत गुज़िश्ता 2.5 महीनों में होने वाले कामकाज को तफसील से अवाम के सामने पेश करेंगे। और इसके अलावा अवामी वफूद से भी मुलाकात वो कर सकते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है श्रीनगर में। इसमें क्या कुछ खास रहेगा, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर हमारे साथ जो है ज़हूर लुला भी हमारे साथी भी स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ज़हूर बताएगा कि कल जो ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कितनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? बिल्कुल अतिया, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जो दौर हुकूमत है इसके 100 दिन भी मुकम्मल होने वाले हैं। आपको याद होगा कि 16 अक्टूबर को नई हुकूमत जम्मू कश्मीर में वजूद में आई थी उमर अब्दुल्ला की सरबराही में, और अब 2.5 महीने इस हुकूमत को हो चुके हैं। और 2.5 महीने में किस तरह का कामकाज रहा, क्या फैसले लिए गए, उस हवाले से कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है मीडिया से, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से SKIC श्रीनगर में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जो क्योंकि फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट भी पेश होना है, तो उस हवाले से भी ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। कल का दिन सबकी नज़रें इस पर होंगी, क्योंकि प्री बजट कंसल्टेशन भी होंगी, क्योंकि कई अवामी वफूद, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान जो है उनसे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत भी होगी। साथ ही साथ जो इस कार्यकाल के दौरान जो 100 दिन मुकम्मल होने हैं या जो 2.5 महीने मुकम्मल हो गए, इनमें जो पहली सेशन में स्पेशल स्टेट्स के हवाले से जो रेजोल्यूशन पास हुआ उस हवाले से बातचीत होगी। और फिर जो हमने देखा कि श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पैदर पे 2 दौरे उन्होंने किए। मरकज़ी वज़रा से वो मिले और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, और जो शाल पर GST होना था उस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। और फिर जो पश्मीना शाल था वो उस जो GST है उसको नहीं बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं उस वाले से भी बातचीत होगी इस कल की इस अहम सेशन में। साथ ही साथ जो स्टेट हुड के हवाले से जो अभी मामला हल नहीं हुआ, अगरचे रेजोल्यूशन भी पास हुआ और फिर उमर अब्दुल्ला ने 2 दौरे भी किए, लेकिन उस वाले से क्या रद्दअमल उसका रहा, उस वाले से उमर अब्दुल्ला कल ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उमर सरकार पर कई सवालात भी उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वो उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो इलेक्शन के दौरान लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ताहम अगर हम देखेंगे कि खासकर जो इस वक्त रिजर्वेशन का मामला है उस पर सियासत हो रही है, और हाल ही में हमने देखा कि मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने भी उस पर एहतजाज किया। उस वाले से बातचीत होगी और उमर अब्दुल्ला का इस पर क्या जवाब होगा, क्या रद्दअमल होगा, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो इस वक्त अहम मामला है वो जो 2025 के लिए छुट्टियों का जो कैलेंडर है वो जारी हुआ, लेकिन उसमें जो 2 अहम छुट्टियां थी
5 दिसंबर और फिर 13 जुलाई को वो दोनों छुट्टियां उसमें मनसूख किए गए हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं उमर सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और दीगर अपोजिशन की जानिब से। ये भी एक अहम मामला है। और बिजनेस रूल्स के हवाले से जो स्पीकर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी, उसका क्या कुछ स्टेटस है, उसके हवाले से बातचीत होगी। और फिर जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लोगों से वादे किए गए थे, खासकर गैस को लेकर या फ्री बिजली को लेकर या स्मार्ट मीटर्स को लेकर, हमने देखा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर यू टर्न लिया। पहले जब इलेक्शन के दौरान या कैंपेनिंग के दौरान कह रही थी कि इस स्मार्ट मीटर को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर हाल ही में हमने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक न 100% मीटर लगेंगे उसके बाद ही 100% बिजली जो है वो मुमकिन है। तो इन तमाम मामलों पर कल की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत ज़रूर होगी। और साथ ही साथ ये प्री बजट कंसल्टेशन भी माना जा रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे, उनकी बातचीत भी सुनेंगे। तो कुल मिलाकर क्योंकि उमर सरकार के 100 दिन भी मुकम्मल होने हैं, तो कल इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। करीबन 10:30 बजे SKI श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पर सबकी नज़रें होंगी कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जो 100 दिन मुकम्मल होने हैं या जो लोगों के जो ख्वाहिशात थी इस हुकूमत पर, क्योंकि पूरा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया है, तो कल इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। जरूर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि बीजेपी की तरफ से कई जो सवालात है वो लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही, और जहां पर बिजली के हवाले से भी बात करेंगे, तो कल जो अवामी मसाइल है उन पर किस तरीके से बातचीत की जाएगी, क्या कुछ फैसले मुतवक्के हो सकते हैं कल? देखिए अतिया, इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जब हम अपोजिशन की बात करते हैं, तो अपोजिशन का काम ही यही होता है कि हुकूमत पर तनकीद करना। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी चूंकि 2.5 महीने ही हुए हैं हुकूमत को, और 2.5 महीने में कितना कुछ हो सकता है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो फैसले उमर सरकार की तरफ से लिए गए हैं, खासकर पहली सेशन में जो उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस को बहाल करना चाहते हैं, उस हवाले से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। और फिर अगर हम देखेंगे एकेडमिक के हवाले से, एकेडमिक का जो पुराना सेशन था वो बहाल किया गया। ये ज़रूर है कि कुछ फैसले या कुछ काम या जो वादे थे वो उमर सरकार ने पूरे किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे स्मार्ट मीटर्स पर उन्होंने यू टर्न लिया कि उन्होंने कहा कि जब तक 100% स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तो उसके बाद ही 100% बिजली बहाल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर इस पर अपोजिशन ने सवाल उठाए, और ये दुरुस्त भी है कि उमर सरकार इस हवाले से क्या कर रही है और उनका आगे का लाही अमल क्या होगा, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है, तो क्या उनका लाही अमल है उस पर वो ज़रूर बातचीत करेंगे और इसका ज़रूर वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर जानकारी देने के लिए। ज़हूर गुलाबी हमारे साथी आपको जानकारी फराहम कर रहे थे कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है, और इस बीच क्या कुछ खास रहने वाले उस हवाले से आप तक जानकारी पहुँचा रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आवाम को दरपेश रोजमर्रा के मसाइल जैसे बिजली पानी की सहूलियातें और रोजगार के मौके के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए हैं। उनका कहना था कि आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, मगर हुकूमत की तरफ से इसका कोई हल पेश नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है, और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड्स है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए। और जो मीटर्ड एरिया भी है, वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे, तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए, आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था, हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा, केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने बीजेपी के अवामी मसाइल में नाकामी के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी महज सियासत कर रही है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली नहीं चाहती है। यह बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी हम पर निशाना साध रही है। बीजेपी की जो क़यादत है, जब इलेक्शन चल रहा था, वो घर घर जाकर यही कह रहे थे कि असम्बली बने, इलेक्शन हो जाए, हम आपको रियासत का दर्जा वापस देंगे। उमर साहब ने बार बार कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी फिर रियासत वापस देंगे। तो इसका मतलब है कि वो लोगों को मुसीबत में डालकर खुश हो रहे हैं। रियासत का दर्जा बहाल बीजेपी नहीं कर रहे, हुकूमत बीजेपी की है। अब यूटी में जितने भी हमारे पावर्स है तो उतना ही वजीर आला कर सकता है। उसके अलावा जो पावर्स है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप पुलिस की बात करिए, वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप कार्डर सर्विस की बात करिए, आईपीएस आईएफएस अगमुद के तहत, कार्डर के तहत, वो तो दिल्ली तक है। इसीलिए हमारे वजीर आला 2 दफ़ा प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स दिल्ली में बैठे, उनको कहा कि जम्मू कश्मीर की बका के लिए, लोगों के बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए इस यूटी को, जो एक वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी, इसको रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक नहीं मिला। अब अगर यह कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ इसमें मोलज़ी इल्ज़ाम आप ठहर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमिट, हमने एजुकेशन कैलेंडर भी चेंज किया जो हमारे इख्तियार में था। हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमें 9 अगस्त 2019 काबिल कबूल नहीं है, लिख कर भेजा गवर्नर को और उधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने कहा रियासत का दर्जा वापस करो। गवर्नर ने उस पर अपनी सील साबित करके होम मिनिस्टर को भेजा। रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर आज राजौरी में एक सिग्नेचर कैंपेन का आगाज हुआ। इस मौके पर एक मेमोरेंडम भी जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी को दिया गया और इस कैंपेन में आज़ाद रुकन असेंबली थाना मंडी और एडवोकेट मुजफ्फर खान रुकन असेंबली सुरनकोट इंजीनियर चौधरी अकरम ने इस मुहिम में जो है उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही साथ इस मौके पर एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर राजौरी से आज 1 जनवरी से सिग्नेचर कैंपेन का आगाज हुआ है, जिसमें 2 रुकन असेंबली आप देख सकते होंगे। रुकन असेंबली थाना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब और रुकन असेंबली सुरनकोट इंजीनियर अकरम चौधरी साहब, जो आज आगाज हुआ है। कहाँ तक जाएगा? ये तब तक चलता रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा जब तक कि रियासत वापस नहीं आती। राजौरी से आगाज हुआ है, राजौरी तक महदूद या पूरी रियासत के अंदर? ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये तो आगाज है,
इसके बाद इसी तरह का आगाज़ हम पहले पुंछ से करेंगे, फिर जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जितने अजला हैं उनसे करेंगे और फिर कश्मीर में भी होगा। कॉमन काज है हर एक के लिए जम्मू कश्मीर के इस वक्त। दीगर सियासी जमातों के लीडरान इसमें क्या शामिल होंगे, क्योंकि आज तो सिर्फ आप दोनों रुकन असम्बली। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का या किसी असेंबली मेंबर का काज है, ये लोगों का काज है। और लोग जब शामिल होंगे तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए या कोई लीडर आए। ये मेरी भी कोई मूवमेंट थोड़ी है, ये तो अवामी मूवमेंट है। मैं अगर नहीं भी होऊंगा तब भी ये चलेगी। स्कूल कॉलेज तक भी लाया जाएगा बिल्कुल, इसको मैं बहुत जल्द जो पीजी कॉलेज है रजौरी, मैं उसमें जाने वाला हूँ, वहाँ के नौजवानों के साथ भी बात करूँगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगा। बार मेंबर्स जितने हैं, लॉयर्स, बिकॉज दे कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इट, तो मैं वकला के पास भी जाने वाला हूँ बहुत जल्द। तमाम जितनी भी हमारे वकला की तंजीमें हैं उनके पास में जाने वाला हूँ। थैंक यू सर। राजौरी से आगाज़ हुआ, पीर पंचाल से इन चीज़ों का हमेशा आगाज़ देखने को मिलता है। राजौरी से खान साहब ने शुरू किया, आगे जिम्मेदारी सुरनकोट पहुँच पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा, हमने आज रजौरी से आगाज़ किया है, तो इंशाअल्लाह इसका आगाज़ अच्छा और इंशाअल्लाह ताला अंजाम भी अच्छा होगा। पूरी स्टेट के अंदर ले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक ले जाएंगे, हर तहसील तक। और मैं आपकी वसातत से तमाम नौजवानों के लिए ये अपील करता हूँ कि आप अपने गाँव में कमेटियाँ मुकर्रर करें और तमाम लोगों के। बारामूला के डोबगांव रेंज इलाके में महकमा जंगलात ने गैर कानूनी लकड़ी कब्जे में ली। ये कार्रवाई महकमा जंगलात की टीम को इलाके में मशकूक इतला मिलने पर की गई। कब्जे में ली गई लकड़ी को तहवील में ले लिया गया और मजीद तहकीकात जारी है ताकि मुलविस अफराद का पता चल सके। ये कार्रवाई महकमा जंगलात की तरफ से लकड़ी की स्मगलिंग को रोकने और जिला की जंगलाती वसाइल की हिफाजत के लिए जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। इसी पर पेश है इरशाद भट्ट की खास रिपोर्ट। बारामूला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, जिनको आज एक बड़ी कामयाबी हाथ में लगी और बाकायदा तौर पर एक गाड़ी को जो है अपनी तहवील में लिया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लकड़ी हैं वो बरामद की गई। और बाकायदा तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं JK 05B 5512 ये जो टाटा मोबाइल है और इसी में ये लकड़ी बरामद की गई। और बाकायदा तौर पर रेंज दुबगांव के मुकाम पे, यानी कि जो खादियार का जो इलाका है, जलछरी का जो इलाका है, वहाँ पे इसको अपने तहवील में लिया गया। पहले से ही एक नाका लगाया गया और 4 दिनों से लगातार जो है इस ड्राइवर को ढूंढ रहे थे महकमे के लोग, चाहे इस गाड़ी के हवाले से बात करें। ये जो तस्वीरों में देख सकते हैं, इन्हीं जांबाज सिपाहियों ने जो है इस गाड़ी को जो है अपनी तहवील में लिया। और इससे पहले की बात करें, काफ़ी तादाद में यहाँ पे अलग अलग स्पॉटों पे जो है लकड़ी जो है वो बरामद की गई। फिलहाल मजीद हम जानने की कोशिश करेंगे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। ये जो आज पहले दिन जो गाड़ी पकड़ी गई, कितनी लकड़ी जो है वो रिकवर की गई? इसमें लगभग 50 से 60 फुट लकड़ी होगी। हाँ जी, 55 डिक्लेयर है। हाँ, तो कब से आप इस गाड़ी की तलाश में थे? हम 1 हफ्ते 4 दिन से लगभग इसकी तलाश में थे। हाँ, हेडेड बाय DFO JV, तो उसी ने ये सब कुछ किया है। और आज का ऑपरेशन था, इसमें हमें RO दुबगांव मकबूल साहब था और यहाँ का लोकल जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वो भी साथ था और कंसर्न BO फिरदौस अहमद डार भी साथ था। ये दुबगांव रेंज में ये पकड़ी गई, कौन सा इलाका जहाँ पे आपने पहले से ही नाका लगाया गया था? हमने मुख्तलिफ जगहों पर नाका लगाया था। बारामूला रेंज के यहाँ पे हमने संगरी में भी नाका लगाया था, बुशकरा में भी लगाया था, किथरा में भी नाका लगाया था और उसके बाद हमने दोबगा रेंज के कई इलाकों में नाके लगाए हैं। तो इसका ड्राइवर है या दीगर जो साथी हैं वो कहाँ, वो फरार हुए? स्पॉट से वो तो फरार हुए हैं, लेकिन उनकी तलाश जारी है, उनको हम निकालेंगे ढूंढ, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। कुछ पता चला इस गाड़ी को कहाँ जाना था? नहीं, वो अभी पूरा पता नहीं है, क्योंकि ये सुबह 7 बजे का एपिसोड है, अभी पूरा हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तो FIR वगैरह वो दर्ज किया गया, पुलिस स्टेशन के लोग एहलकार वो वहाँ पे आए, खुद SHO साहब भी आए हैं, हम उसके भी बड़े शुक्रगुजार हैं और आर्मी ने भी हमें सपोर्ट किया है, उनके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन अभी इसकी जो कागजात से हो रही है, जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम आपको बता देंगे इसमें मुलजिम कौन कौन है। जंगल स्मगलिंग यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार जारी है, वजह क्या है? टिम्बर स्मगलिंग अगर देखा जाएगा तो JE में बहुत कम है। JE में हम नॉर्थ सर्कल की बाकी जगहों की बात नहीं करेंगे, हम अपने डिवीजन की बात करेंगे, लेकिन डिवीजन में कंट्रोल में है, यहाँ पर तो बहुत कम है। अलबत्ता ये आज नहीं है, 1947 से जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वजूद में आया है तब से तो टिम्बर स्मगलिंग भी वजूद में आए हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमारा जॉब है, हम तो कर रहे हैं।
मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वादी के तमाम महकमों को मुतहरिक कर दिया गया है ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। महकमा RNB की तैयारियों के बारे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेलू मंजूर अहमद ने गुलिस्तानी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी जो है वो करके रखी है। जी, जैसे कि आपको मालूम है जो बर्फबारी अभी तक हुई है पिछले 2-3 दिनों से, तो हमने इसमें पूरी तैयारी की थी। तो विद इन 2 डेज हमने जितने भी रोड्स थे हमारे अंडर तो सबको हमने क्लियर कर दिया जी। तो अब हम लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि रोड्स पर वो अपनी गाड़ियाँ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो गाड़ियाँ ना रखें तो जिससे हमें क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। जी 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 जी। ऑल टोल आप पूरी तरह तैयार है यहाँ पे? जी जी यस सर, वी आर रेडी, फुल्ली रेडी। जी जी सर, कोई इशू नहीं होगा, मशीनरी रेडी है तो मंजूर सर। जी सर, एक रोड पर हमारा एक वर्क सुपरवाइजर वो स्लो क्लियरेंस के साथ वाबस्ता। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी में 3 जनवरी से एक बार फिर बर्फबारी के इम्कानात है। इस सिलसिले में सब जिला इंतजामिया तराल ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल ने बताया कि उन्होंने तमाम मैन एंड मशीनरीज को मुतहरिक किया है ताकि बर्फबारी के बाद ही जल्द से जल्द सड़कों से बर्फ को हटाया जाए। और उन्हें लोगों से बर्फबारी के दौरान गाड़ियां सड़कों पर पार्क न करने की हिदायत दी। देखिए, जहाँ तक ये मौसम की जो जानकारी जो हमें मिल गई है, इससे सिलसिले में यही है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो पूरी वी आर कम्प्लीटली गियर्ड अप। जिस तरीके से आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि जितने भी रोड्स थे वो हमने बर वक्त और बर महल जो है क्लियर कर दिए थे। हमारा कंट्रोल रूम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है 24/7। तो इस जो आगे जो हमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो हमारा जो टीम है, हमारी जो मशीनरीज हैं वो कम्प्लीटली गियर्ड अप है। अब इसमें कुछ चीज़ों की मैं ज़रूर निशानदेही करना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले यही है कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अननेसेसरीली जो है अपने जो है घरों के सामने गाड़ियों को मत रखें, क्योंकि जब गाड़ियाँ वहाँ रहती हैं, सोमोज वगैरह रहती हैं। टिकन पुलवामा के रिहायशों ने आज काकपुरा से शुपियां तक रेलवे लाइन के कयाम के नए मंसूबे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। रिहायशों ने रेलवे के वजीर और यूटी इंतजामिया से अपील की है कि वो इलाके से गुजरने वाली रेलवे लाइन के मंसूबे को वापस लें। वहाँ से सर्वे कर रहे हैं 4-5 दिनों से, और मैप भी उसका निकाला है इन लोगों ने। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जा रहा है और जिनमें ऑर्चर्ड्स है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है, जो टिकन के लोगों और अक्सर जो यहाँ रूरल एरिया जो है उनमें जो लोग बस रहे हैं वो अक्सर उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उसी पे डिपेंड है। वो सेबों से पैसे वगैरह कमाते हैं और अपना रोजगार माश चलाते हैं। तो प्रॉब्लम है, अगर वो जमीन अब रेलवे के नीचे चला जाएगा तो फिर ये कहाँ से अपनी रोजगार कहाँ से चलाएंगे और कैसे ये अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करेंगे। सो अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि एक अल्टरनेटिव सोचा जाए जिसमें लोगों को कम से कम नुकसान हो। अब अगर किसी का जाए भी तो उसको एक ऐसा ूटन हुंद या कुलन हुंद या जमीन अगर यह गि सोन जिंदगी गि मुतासर तो हेको न कहें तम कर सोन रहन सहन यह गि सोरे तबाह। सोन मुतालबु जन यपर किन गसान यह अमे खतर सोचतन बदल कह आल्टरनेटिव कह वह यम किन सन बागात मकानात गसन कैंसो लुको बन मकान तमो 4 वरी वो तिमन मकान बनावान 2 मरल 3 मरल तिमन जमीन ये तिमन गसन तिम कर। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।